भारत के इतिहास में कुछ वाइसरॉय ऐसे भी हुए हैं जिनका कार्यकाल भले ही छोटा सा था, लेकिन उनका असर बहुत ही गहरा था। तो आज हम लॉर्ड रिपन के सिर्फ 4 साल के कार्यकाल को समझेंगे। एक ऐसा दौर जिसने भारत में बड़े बड़े सुधारों की नींव रखी। और हमारी ये सारी पड़ताल इस ऐतिहासिक स्रोत पर आधारित है जिसमें रिपन के खास कामों का पूरा ब्यौरा मिलता है। तो चलिए उनके कार्यकाल में और गहराई से उतरते हैं। हम रिपन के कार्यकाल को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। उनकी नई दिशा क्या थी, उनकी विरासत क्या रही और बीच में क्या क्या हुआ। तो देखिए, जब लॉर्ड रिपन भारत आए तो वो ब्रिटेन में हुए एक बड़े पॉलिटिकल चेंज की लहर पे सवार थे। ग्लैडस्टोन की जो लिबरल सरकार थी उसने उन्हें एक साफ साफ मैंडेट दिया था, जो भी पुरानी दमनकारी नीतियां हैं उन्हें बदलो और शासन का एक नया, ज्यादा खुलापन वाला अध्याय शुरू करो। और ये बहुत बड़ा कदम था। असल में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को लाया ही इसलिए गया था ताकि भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोटा जा सके, खासकर उनका जो सरकार के आलोचना करते थे। इसे खत्म करके रिपन ने भारतीय प्रेस को वो आज़ादी लौटाई जो उससे छीन ली गई थी, और ये भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए वाकई एक मील का पत्थर था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक और जरूरी काम किया। इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होने की जो अधिकतम उम्र थी उसे 19 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया। अब यह सिर्फ 2 साल का बदलाव नहीं था, बल्कि इसने भारतीयों के लिए प्रशासन के ऊंचे पदों तक पहुंचने के दरवाजे और ज्यादा खोल दिए थे। अब आते हैं रिपन के सबसे मशहूर योगदान पर, एक ऐसा कदम जिसकी वजह से उन्हें स्वशासन का जनक कहा जाता है, और वो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्वशासन की नींव रखना। तो ये स्थानीय स्वशासन आखिर था क्या? इसका सीधा सा मतलब था पावर को डिसेंट्रलाइज करना। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी सोच थी, यानी स्थानीय लोगों को ही उनके अपने इलाकों के मामले जैसे सड़कें, सफाई, शिक्षा, इनको मैनेज करने का हक देना। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का पहला पाठ था, समझिए। और ये तारीख 18 मई 1882 बहुत ऐतिहासिक है। इसी दिन पास हुए कानून ने भारत में नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों की औपचारिक शुरुआत की, और इनका जो स्वरूप है वो आज भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। रिपन का जो विजन था वो सिर्फ राजनीतिक सुधारों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक हालातों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें सुधारने के लिए भी कई बहुत दूर तक सोचने वाली पहलें की। जरा सोचिए, सिर्फ 3 साल के अंदर भारत ने अपनी पहली सिस्टमैटिक जनगणना देखी, अपना पहला लेबर लॉ देखा और शिक्षा में सुधार के लिए एक बड़ा कमीशन बनते देखा। ये सुधारों की एक जबरदस्त रफ्तार थी जो दिखाती है कि भारत को मॉडर्न बनाने की एक गहरी इच्छा थी। पहला कारखाना अधिनियम भले ही लिमिटेड था, पर एक बहुत जरूरी शुरुआत थी। इसने पहली बार बाल मजदूरी को कंट्रोल करने की कोशिश की। हाँ, ये चाय और कॉफी के बागानों पर लागू नहीं हुआ, फिर भी ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अधिकारों की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही जरूरी पहला कदम था। और अब हम आते हैं रिपन के कार्यकाल के सबसे विस्फोटक मोड़ पर, एक ऐसा पल जिसने ब्रिटिश राज के अंदर गहरे दबे हुए नस्लीय भेदभाव को एकदम सतह पर लाकर खड़ा कर दिया। यही वो चिंगारी वाला सवाल था जो 1883 के कंट्रोवर्शियल इल्बर्ट बिल के सेंटर में था। बिल का मकसद तो सीधा साधा था, जुडिशियल सिस्टम में भारतीय और यूरोपियन जजों के बीच बराबरी लाना। लेकिन इस एक बिल ने भारत में रह रहे यूरोपियन कम्युनिटी में जैसे भूचाल ही ला दिया। उन्हें लगा कि ये तो उनकी नस्लीय श्रेष्ठता पर सीधा हमला है, और इसके खिलाफ उन्होंने इतना जबरदस्त विरोध किया, इतना उग्र प्रदर्शन किया कि इतिहास में उसे श्वेत विद्रोह या व्हाइट म्यूटिनी का नाम दिया गया। ये विचार ही उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था कि कोई भारतीय जज उन पर मुकदमा चला सकता है। आखिर में रिपन को झुकना पड़ा। श्वेत विद्रोह का दबाव इतना ज्यादा था कि ओरिजिनल इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। ये न्यायिक बराबरी लाने की उनकी कोशिश की एक बहुत बड़ी हार थी, और इसने ये भी दिखा दिया कि जो सिस्टम पहले से जमा हुआ है उसमें सुधार लाना कितना मुश्किल काम है। तो फिर हम लॉर्ड रिपन को कैसे याद करें? उनकी विरासत काफी मिली जुली है। एक तरफ सफल सुधारों की चमक है तो दूसरी तरफ बड़ी नाकामियों की परछाई भी है। इल्बर्ट बिल के फेल होने के बावजूद कई भारतीयों की नज़र में रिपन एक हीरो बने रहे। उन्हें एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव टाइटल दिया गया, भारत के उद्धारक। और जानते हैं उपाधि किसने दी? ये दी थी सोशल रिफॉर्मर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने।
ये टाइटल उस गहरी उम्मीद और गुडविल का प्रतीक था जो रिपन के सुधारों ने उन लोगों में जगाई थी जो भारत में सच में तरक्की देखना चाहते थे। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होता है जब अच्छे इरादे, जब सुधार की कोशिशें एक ताकतवर विरोध से टकराती हैं? ये कहानी हमें बस यही सिखाती है कि तरक्की का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता और इतिहास में उठाया गया हर कदम, चाहे वो कामयाब हो या नाकाम, हमेशा के लिए इतिहास की धारा को बदल कर रख देता है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।